Hello aspirants, this is your trainer and guide Aishwarya Seth welcoming you all to this India's first social and revolutionary educational hub of Learn to Lead tutorials UGC Online Mantra, where our mission is to impart 100% free complete quality education regarding various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, ETT, NTT, BEd, MEd, etc. all over India, especially to those students who couldn't be able to avail these exclusive or expensive courses due to any kind of reason. So aspirants, you don't need to purchase any study notes or any study content. You don't need to go for any offline or online classes. All you need is to subscribe this channel and watch each and every uploaded video, and your motive of cracking these exams will be achieved. So in UGC Preparational Series Higher Education, which is the 10th unit of UGC Paper 1, is currently running on this channel, where 90% of this unit has been covered and only 10% is left, and that is the subtopic of policies, governance and administration. So continuing with it, let's start today's video. सो पॉलिसीज़ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी, ये पार्ट 5 है। ये जो लास्ट सब टॉपिक चल रहा है पॉलिसीज़ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, ये उसका पार्ट 5 है। इसके अलावा जितना भी फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर अब तक का सिलेबस सारा हायर एजुकेशन का कंप्लीट हो चुका है यूजीसी पेपर 1 के अकॉर्डिंगली, और लास्ट जो सब टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वो है पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये उसका पार्ट 5 है। पार्ट 4, ठीक है जी, 4 पार्ट्स इसके जो है पहले मैंने लॉन्च कर चुकी हूँ। और पार्ट 1 में इसके पॉलिटी के पार्ट 1 में हमने किया था कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्ली, पॉलिटी पार्ट 2 में हमने किया था प्री एम्बल प्रॉपर्ली, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स किए थे, और पार्ट 4 में कल मैंने ड्यूटीज़ कराई थी, रिट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिट्स कराई थी, और साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कराया था, ठीक है जी, डिटेल में। आज क्या है, आज पार्ट 5 है, ठीक है जी। जितना भी हमने अभी तक कवर किया है, ठीक है, उसकी कुछ एक्सटेंशंस लेके आई हूँ आज मैं पार्ट 5 में, पॉलिटी में ही, पॉलिसीज़ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ही। जिन्होंने ये 4 वीडियोस पहली जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, अगर ये 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पार्ट 5 भी आप उनको देखने के बाद ही देखिए, बिकॉज ये सीरियल वाइज जो है वो चल रहा है, सिक्वेंशली चल रहा है, ठीक है जी। तो चलिए पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ये एक्सटेंशन है पार्ट 4 की, ठीक है जी। सो आपको पार्ट 4 में मैंने क्या करवाया था, अभी मैंने आपको बताया है कि मैंने आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कराए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स एंड पटिशन्स कराई थी, और साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कराई थी पार्ट 4 में। तो पार्ट 5 में जो है वो एक्सटेंशन हम लेके आए हैं, 1 बाय 1 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो यूजीसी पेपर 1 हायर एजुकेशन के अंडर कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। हर बार हर अटैम्प्ट में 5 क्वेश्चंस आते हैं हायर एजुकेशन के, और उसमें एक क्वेश्चन तो पक्का पॉलिटी का आता ही आता है, ठीक है जी। और पिछले 10 सालों से जितने भी 10 ईयर्स पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये आज की जो प्रेजेंटेशन है उसका क्रक्स है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स गवर्नड गवर्नमेंट हैज़ टू कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग अ न्यू पॉलिसी। ये मैंने आपको पहले बता दिया, कल हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है जी। जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कल हमने डिटेल में पढ़ा था, और मैंने आपको ये बताया था कि ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं, ठीक है। पार्ट 4 में, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि जब भी हमने अपनी कंट्री के लिए गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना है तो ये गाइडलाइंस को फॉलो करके ही जो है वो रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, अब पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे आज की प्रेजेंटेशन में। पार्लियामेंट क्या है, उसके हाउसेज, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है जी। फिर हम कुछ प्रेसिडेंट के बारे में बताएंगे आपको कुछ पॉइंट्स, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको मैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बताऊंगी, ठीक है जी। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी आज की प्रेजेंटेशन में सॉलिसिटर जनरल या फिर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में। मतलब जो पॉइंट्स आज मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चंस में आए हुए हैं, पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आप खोल के देखिए, ये सारे पॉइंट्स में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसमें हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन बनाता है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर विद 2 लेजिस्लेचर्स, ठीक है जी, राज्यसभा एंड लोकसभा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को हम क्या कहते हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। कि बाइकैमरल का मतलब है, बाय मीन्स 2, ठीक है जी, बाय का मतलब होता है 2, बाय कैमरल का मतलब है कि द्विसदनीय। द्विसदनीय का मतलब है कि 2 सदन होते हैं, बाय कैमरल का मतलब है 2 सदन होते हैं पार्लियामेंट के, 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है जी। तो कौन कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा।
ठीक है जी, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट का दूसरा नाम क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। 7 स्टेट्स इन इंडिया हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। हमारे इंडिया के 7 स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स हैं, और वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। द 2 स्टेट लेजिस्लेचर्स आर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है जी, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स 2 हैं, कौन कौन से, 2 स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड टू स्टेट लेजिस्लेचर के 2 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और 7 स्टेट्स इन इंडिया हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स। तो आपको ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि ऑड वन आउट निकालना, किसमें नहीं है। ठीक है जी, तो जिसमें है वो आप याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द लॉयर्स पैराडाइज बाय द ब्रिटिश लॉयर आइवर जेनिंग्स। ब्रिटिश लॉयर जो है, बहुत ही रिनाउंड जो है ब्रिटिश लॉयर रह चुके हैं, मिस्टर आइवर जेनिंग्स। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा ही एक बेस्ट जो है नाम डिस्क्राइब किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक नाम दिया है लॉयर्स पैराडाइज। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि लॉयर्स पैराडाइज जो नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन से ब्रिटिश लॉयर ने दिया था। ठीक है जी, तो किसने दिया था, आइवर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट क्या है, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो प्रीएम्बल का जो आइडिया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल क्या है कि मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसको बोलते हैं मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है ये। ठीक है जी, जैसे इंडेक्स होता है, किसी भी बुक का इंडेक्स होता है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स पता होते हैं, कौन कौन से पेज पे कौन कौन सा चैप्टर है, वैसे ही प्रीएम्बल जो है वो एक प्रीफेस है, एक इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो हमें बताता है कौन कौन से पेज पे कौन कौन सा जो है वो आर्टिकल या पॉइंट जो है वो मैंशनड है। तो जो प्रीएम्बल का आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ से लिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने आप में ही क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हर एक पॉइंट से जो है आपका एक एक क्वेश्चन हर एक पॉइंट से बनता है, और ये क्वेश्चंस आए भी हुए हैं। ठीक है जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब जो प्रीएम्बल की लैंग्वेज है, जिस भाषा में प्रीएम्बल लिखा गया है, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और वो लैंग्वेज जो प्रीएम्बल है कि प्रीएम्बल की लैंग्वेज है, वो उसका आइडिया हमने कहाँ से बोरो किया है, उसका बेस क्या है, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का प्रीएम्बल उसका बेस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच इज़ द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया विच लास्टेड टिल 1947। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो बिल्कुल लास्ट जो है ब्रिटिश इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ब्रिटिश इंडिया जो फॉलो कर रहा था, जो उसने बनाया था ब्रिटिश इंडिया ने, मतलब जो अंग्रेज़ों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसका लास्ट जो एक्ट है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये लास्ट एक्ट था। ठीक है जी, टिल 1947 तक ये चला था, बिकॉज 1948 में हमें आज़ादी मिल चुकी थी। ठीक है, ऑल एक्ट्स बिफोर दिस एक्ट आर कॉल्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट्स। और इस एक्ट के पहले वाले जितने भी एक्ट्स हैं उनको हम क्या नाम से जानते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट्स। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज़ द लास्ट एक्ट राइट टिल 1947 बिफोर आर इंडिपेंडेंस। एंड इससे भी पहले जितने भी एक्ट्स बने हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जितने भी पहले एक्ट्स बने हैं, उनको हम क्या बोलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट्स। ठीक है जी, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर 385। आफ्टर इंडिपेंडेंस द नंबर केम डाउन टू 299 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने बनाया था। ठीक है, तो जब बनाया था इनिशियली जो था उसके मेंबर्स थे 385। ठीक है जी, और आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद उसके मेंबर्स जो हैं वो कम हो गए, और वो कितने रह गए, 299। इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है जी, वो कितने रह गए, 299। पहले इनिशियल कितने थे, 385। नेक्स्ट चलते हैं। The Comptroller Auditor General of India controls the entire financial system of the Union as well as the states. Though he is appointed by the President, the Comptroller and Auditor General can be removed only on the address from both houses of Parliament on the ground of proved misbehavior or incapacity.
देखिए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको हम CAG भी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है जी। वो क्या करता है, वो पूरा करता धरता होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। एंटायर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। प्रेजेंट कौन है, जो इंडिया के अभी प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कौन है जी? हाँ जी, राजीव महर्षि, मिस्टर राजीव महर्षि इज़ द प्रेजेंट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और होता क्या है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ मैंशनड, इसका जो CAG का जो कंसेप्ट है ये कहाँ मैंशनड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक जो है वो पूरा CAG मैंशनड है। जो ये पोस्ट है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, ये कहाँ मैंशनड है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स में इसकी पूरा का पूरा बखान है, कौन से आर्टिकल्स में? 148, 149, 150, 151, मतलब आर्टिकल्स 148 टू आर्टिकल्स 151 जितने भी ये हैं टोटल 4 हैं, उसमें CAG का प्रॉपर जो है उसकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके एक्शंस, उसके फीचर्स, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे उसमें डिफाइंड है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है जी। CAG कहाँ पे है? आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दर्ज है। एंड ही एंजॉयज द सेम स्टेटस एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। मैं दोबारा बोल देती हूँ, ही एंजॉयज द सेम स्टेटस एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है इसका सेम स्टेटस होता है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट स्टेटस जो होता है CAG का होता है, ठीक है जी। सो दो ही इज़ अपॉइंटेड, और ये अपॉइंट कौन करता है इनको? ये जो अथॉरिटी है CAG, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इसको अगर ये कोई मिसकंडक्ट करे, मिसबिहेवियर करे CAG, तो उनको रिमूव भी किया जा सकता है। लेकिन रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है? can be removed only on the address from both houses of parliament on the ground of proved misbehavior or incapacity। और अगर कोई ऐसा एक्शन ये ले CAG जो मतलब मिसबिहेव हो, मिसकंडक्ट हो, या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कोई ये काम कर ले, ठीक है जी, मतलब कुछ गलत एक्शन ले, तो उसको रिमूव जो है वो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को अपॉइंट, मतलब CAG पर्सन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है जी। सो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 148 से लेकर 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिजर्व्ड इन अ हीलियम फिल्ड केस ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया था 2 ऐसे पर्सनस हैं। आपने फर्स्ट वीडियो देखा है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर नहीं देखा तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है। 2 ऐसे पर्सनस थे जिन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में, मतलब खुद की हैंड राइटिंग में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी की पूरी बुक लिखी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। और वो जो ओरिजिनल कॉपी है, अब तो चलो प्रिंटेड फॉर्म में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, जितनी मर्जी कॉपीज़ आप प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अब क्या है, जब वो पहले लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन अपने हैंड राइटिंग में, वो जो ओरिजिनल बुक है उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है जी, एज अ इन अ हीलियम फिल्ड केस। एक मतलब जो है एक केस में जो हीलियम फिल्ड है, ताकि उस कागज़ को या उस मटेरियल को कोई नुकसान ना हो सके या वो ज़्यादा जो है वो गल ना जाए, इसलिए उसकी ओरिजिनल बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इट इज़ प्रिजर्व्ड इन अ हीलियम फिल्ड केस ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी में एक हीलियम फिल्ड केस के अंदर उसको जो है वो रखा गया है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट, ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो नेक्स्ट क्या है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ an electoral college consisting of the elected members of both the houses of parliament and the elected members of legislative assemblies of states and the union territories of India of Delhi and Pondicherry। आपको भी पता कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है वो इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते। हम आम जनता प्रेसिडेंट को नहीं चुन सकते, उनको चुनने के लिए जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के, वो जो है दीज आर फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग
एक मतलब असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, या आप कह सकते हो इलेक्टोरल कॉलेज है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों मिल करके जो है इलेक्शंस करके वोटिंग करके जो है हमारे इंडिया के जो है प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं और वो जीतता है। ठीक है जी। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। और अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा सरल होता है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। उनको कौन चूज करता है? बाय द इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। सो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर अभी मैंने आपको बता दिया, और वाइस प्रेसिडेंट का भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है जी। सो ये जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं क्वेश्चंस में से आते हैं। ठीक है जी, यूजीसी में पॉलिटिकल क्वेश्चंस में। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेसिडेंट में ऑल्सो बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म थ्रू इम्पीचमेंट फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब ये एक टर्म है इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट है क्या? इम्पीचमेंट का वैसे मतलब होता है द एक्शन ऑफ कॉलिंग इनटू क्वेश्चन द इंटेग्रिटी और द वैलिडिटी ऑफ अ सम क्राइटेरिया और समथिंग। मतलब हम जब क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये चीज़ जो है, फॉर एग्जांपल अब प्रेसिडेंट को हमने जो है प्रेसिडेंट ने कोई भी मिसकंडक्ट किया या मिसबिहेवियर किया, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है जी, थ्रू इम्पीचमेंट उस पर क्वेश्चनेबल जो है या क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि आपने ये जो एक्टिविटी की है ये आपका मिसकंडक्ट शो कर रहा है, या आपने इनकैपेसिटी मतलब बहुत अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जा करके जो है ये काम किया है, लेकिन ये गलत है। और या फिर कोई सपोज़ कोई ब्राइब लेता हुआ पकड़ा गया प्रेसिडेंट, या फिर कोई, वैसे तो ऐसा होता नहीं बिकॉज प्रेसिडेंट जो है हमारे बहुत रिस्पेक्टेड जो है वो पर्सन्स होते हैं, जो भी बनते हैं बहुत ही, आप जैसे आई रियली एडमायर एंड सल्यूट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इस तरह के प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के आ चुके हैं, और हर कोई प्रेसिडेंट जो है वो बहुत अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा महारथी होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, एक देखिए एक क्राइटेरिया है जिसमें प्रेसिडेंट को भी रिमूव किया जा सकता है, और वो क्राइटेरिया क्या होता है? अगर कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो मिसकंडक्ट करे या ऐसा कोई कंडक्ट करे जो इंडिया के ख़िलाफ़ हो, उसकी जनता के ख़िलाफ़ हो, तो उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है कि उसको किस तरह से अपने एक्सपायरी से पहले ही उस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। सो द प्रोसेस में स्टार्ट इन ईदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। द हाउस इनिशिएट्स द प्रोसेस बाय लेवलिंग द चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है और हेड ऑफ पार्लियामेंट होता है। एक पर्टिकुलर स्टेट का हेड नहीं होता, स्टेट यहाँ पे इंडिया को कहा गया है। ठीक है जी। और हमारे इंडिया का फर्स्ट सिटीज़न भी प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी पावर है, लेकिन फिर भी अगर उनको रिमूव करना है तो ये जो रिमूवल का जो प्रोसेस है इट में स्टार्ट इन ईदर ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के हाउसेज में ही इसका प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, बिकॉज वो पार्लियामेंट का ही हेड होता है ना, इसलिए पार्लियामेंट ही उसको जो है रिमूव कर सकती है। द हाउस इनिशिएट्स द प्रोसेस बाय लेवलिंग द चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेजरली डिराइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है, और ये आया भी हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो मेजरली कौन से एक्ट से डिराइव किया गया है, कौन से एक्ट से मेजरली डिराइव है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। ठीक है जी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज़ मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है ये देखिए। इट इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हर एक बंदे को, मतलब कोई भी अथॉरिटी है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी अथॉरिटी है, उनको अपॉइंट करने का और उनको रिमूव करने का, ये सारे प्रोसीजर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे गए हैं, और उसी प्रोसीजर के जो है को फॉलो करते हुए इनको सिलेक्ट किया जाता है, इनको रिमूव किया जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का क्या क्राइटेरिया है? Vice President of India can be removed by resolution of Rajya Sabha passed by an absolute majority more than 50% of total membership। ठीक है जी, कि मतलब राज्यसभा की 50% से ज़्यादा मेंबर्स की जो है वो उसमें सहमति होनी चाहिए उसको रिमूव करने के लिए, एंड एग्री टू by a simple majority 50% of the present and voting members of Lok Sabha। ठीक है जी, 50% of present and voting members of Lok Sabha
एंड मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा। इतनी वोटिंग अगर हो, इतनी अगर कंसेंट्स आ जाएं तो वाइस प्रेसिडेंट को भी जो है वो रिमूव किया जा सकता है अगर वो भी कोई मिसकंडक्ट करे तो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया who gives advice on legal matters and performs other duties of a legal character as assigned to him by the president। अब क्या किसकी बात आई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है, सो अटॉर्नी जनरल इज द लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ये लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का। एंड ही ऑल्सो इज द चीफ लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स कंसर्न्ड विद गवर्नमेंट बिजनेसेस। तो ये एजी जो होते हैं ये लीगल एडवाइज़र भी होते हैं गवर्नमेंट के, और ये चीफ लॉयर सुप्रीम कोर्ट के भी होते हैं जो गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स और बिजनेस मैटर्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे उनका भी एक लीगल जो है मैटर्स से मतलब लीगल एक उनकी आइडेंटिटी एंटिटी होती है। ठीक है जी। और करता उसको कौन जो है वो असाइन करता है ये सारी ड्यूटीज़, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उनको अपॉइंट करता है और उनकी ड्यूटीज़ भी उनको असाइन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज मैंशन इन द आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आया था कि एजी ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पूरा प्रोसीजर है, ठीक है जी, वो कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से आर्टिकल में जो है वो दर्ज है, आर्टिकल 76। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज बिलो द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया who is the Indian government's chief legal advisor and its primary lawyer in the Supreme Court of India. The Solicitor General of India is appointed for a period of 3 years. The post of Solicitor General is not mentioned in the Constitution of India and is merely statutory. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि सॉलिसिटर जनरल की जो प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, आर्टिकल 24 या इट इज़ नॉट मेंशन। तो इसका आंसर क्या है, इट इज़ नॉट मेंशन। तो जिसको नहीं पता वो कोई तुक्का लगा के आएगा आर्टिकल 11 का या आर्टिकल किसी और का। जिसको ये फैक्ट पता है कि द पोस्ट ऑफ सॉलिसिटर जनरल इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इज मेयरली स्टैट्यूटरी। ठीक है जी, ये मेंशन ही नहीं है, किसी का आर्टिकल में लिखा ही नहीं हुआ इसका, ये खुद मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये पोस्ट जो है क्रिएट हुई थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी रेफरेंस नहीं है। ठीक है जी, ये मेन पॉइंट। और जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है इज एसजी इज अंडर द अटॉर्नी जनरल। सो सॉलिसिटर जनरल इज अंडर द अटॉर्नी जनरल एंड रेंडर सर्विसेज ऑन लीगल मैटर्स टू हिज बॉस एंड हिज टेन्योर इज फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। अटॉर्नी जनरल जो है इसका बॉस होते हैं सॉलिसिटर जनरल के, और इनका जो टेन्योर होता है वो 3 years होता है। ठीक है जी, और ये इसका जो है बेसिक प्रोसीजर है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और मेन पॉइंट्स देखते हैं जिनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, फ्रेम आउट हुए हुए हैं और क्वेश्चन आए भी हुए हैं। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ बोथ हाउसेज, राज्यसभा लोकसभा, मैंने आपको पहले बता दी। ठीक है जी, राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मैं आपको बता दूं राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है जी, राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहते हैं, लोकसभा को टेम्परेरी हाउस कहते हैं। क्यों लोकसभा को जो है टेम्परेरी या लोअर हाउस कहते हैं, बिकॉज लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता या ख़त्म नहीं किया जा सकता। सो द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो कौन मतलब राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो कौन इलेक्ट करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो है राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 79 टू अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स। आर्टिकल 79 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि राज्यसभा की मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 250 मेंबर्स की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इतनी ही होती है। एंड लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ इंडियंस बाई कैमरल पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 के अंडर ही राज्यसभा का बखान है और आर्टिकल 79 के सेम आर्टिकल है राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। सो 79 के अंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोकसभा जो है वो लोअर हाउस होता है, बाई कैमरल पार्लियामेंट है बिकॉज द्विसदनीय है। बाई कैमरल मतलब लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से मिलकर 2 हाउसेज कंप्राइजेज ऑफ द बाई कैमरल पार्लियामेंट। तो नेक्स्ट चलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज
545। राज्यसभा की कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी 250 और लोकसभा की कितनी होती है 545, जिसमें से बाइफिकेशन क्या है 543 जो है इलेक्टेड, मतलब हम 543 जो मेंबर्स हैं वो नॉर्मली सिंपल क्राइटेरिया से इलेक्ट किए जाते हैं, और जो 2 रह जाते हैं, ठीक है जी, 543 आर in between from the 545, the 543 are elected from the general elections, but 2 which are left, 2 are nominated from the Anglo-Indian community by the president, और जो 2 रह जाते हैं 543 के बाद 544 और 545 रह जाता है, 2 पार्ट जो मेंबर्स रह जाते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी प्रेसिडेंट की, ठीक है जी। एंग्लो इंडियन का मतलब जिसमें इंडियंस और इंग्लिश दोनों ही मेंबर्स जो हैं मिलकर उसको सेलेक्ट करते हैं, 2 मेंबर्स जो लेफ्ट रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल forum and final court of appeal under the Constitution of India, highest constitutional court with the power of constitutional review. Mentioned the strength of Supreme Court of India is 31 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 30 जजेस। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होती है, टोटल 31 होती है, जिसमें 30 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और 1 चीफ जस्टिस होता है, और ये सारे मिलके जो है 31 मेंबर्स जो है मिलके बनते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है दिस इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल फॉर्म अवेलेबल इन दी इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। राज्यसभा, द फर्स्ट राज्यसभा MP टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री वॉज इंदिरा गांधी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ था कि राज्यसभा का ऐसा MP बताइए जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना था। Who was the first Rajya Sabha MP to become the Prime Minister of the country of India, right? So कौन थे, जो है इंदिरा गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। एडवोकेट जनरल, अगर आपको क्वेश्चन आए हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, तो उसका आपका आंसर क्या है, एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। Chairman of the Union Public Service Commission is appointed by the President of India. The National Capital Territory of Delhi is constituted by the 69th Amendment to the Constitution of the India. और National Capital Territory of Delhi, Delhi as a National Capital Territory बनी थी, कब बनी थी, by the 69th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 69th अमेंडमेंट हुई थी तभी दिल्ली जो जाकर उसको एक स्टेटस मिला था नेशनल कैपिटल टेरिटरी का, ठीक है जी। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब तक जितनी भी हमने प्रेजेंटेशन देखी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 था चल रहा है, सबको मिला करके रिवीजन पॉइंट्स जो हैं, रिकैप्चुलेशन हम कर रहे हैं कि किस मतलब जो फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन सा फीचर कहाँ से हम बोरो कर रहे हैं। तो ये रिकैप्चुलेट मतलब ये सारा मैंने आपको कराया हुआ है, लेकिन ये रिविजनल पॉइंट्स दोबारा से हम रिवाइज कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 2 स्लाइड्स रह गई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हैं, दैट बोरोड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। क्या चीज़ कहाँ से हमने बोरो की है, ये रिकैप्चुलेशन है, ठीक है जी। जितने भी हमने 5 वीडियोस में देखा, रिकैप्चुलेशन क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, फंडामेंटल राइट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से हमने क्या बोरो किया, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, ये हमने कहाँ से बोरो किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से हमने क्या बोरो किया, सिंगल सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है जी, बाइकैमरल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट का बाइकैमरल प्रोसीजर और सिंगल सिटीजनशिप का क्राइटेरिया जो है हमने कहाँ से बोरो किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से। ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या बोरो किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से हमने क्या बोरो किया, प्रोविजंस रिलेटेड टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। जब भी इंडिया में एमरजेंसी लगती है, कोई वॉर सिचुएशन हो जाती हैं या कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन में सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडियन से उस तरह से उसी टाइम पे सस्पेंड कर लिए जाते हैं। ये सस्पेंशन पॉलिसी हमने कहाँ से बोरो की है, हमने बोरो की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने क्या बोरो किया, प्रोविजंस रिलेटेड टू द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग एमरजेंसी कंडीशंस, ठीक है जी। फिर क्या बोरो किया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने क्या बोरो किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसीजर,
प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से डिराइव किया था, क्या बेस है उसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से हमने क्या लिया हुआ, सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, द कंसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम एंड सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो, ये दोनों कंसेप्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से बोरो किए हुए हैं। और लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से हमने क्या बोरो किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से हमने क्या बोरो किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। और लास्ट में पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से हमने क्या बोरो किया है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होती हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होती हैं, वो अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से बोरो किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से। एज वेल एज द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्शन के जो प्रोसीजर है वो भी हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किया है। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किया है, किसी में से 2 चीज़ें बोरो की हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में 4 चीज़ें बोरो की हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 1 चीज़ बोरो की है, कितने हमने बेस बनाए हैं अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस में से, कितनी चीज़ें हमने जो है वो बोरो की हैं। उनसे हमने थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि हमने थोड़ा कॉपी किया है, कॉपी नहीं मतलब उसमें एडिटिंग करके अपना बनाया है। तो ये सब चीज़ें, और ये मैंने आपको अभी क्यों रिकैप्चुलेट कराया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से हमने क्या बोरो किया है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता होता है, ठीक है जी। दोनों स्लाइड्स एक बार फिर देख लीजिए, यूएसए से क्या किया, ब्रिटेन से क्या किया, जर्मनी से क्या किया, ठीक है जी, आयरलैंड से क्या किया, कनाडा से क्या किया, रशिया से एंड साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या बोरो किया है, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कर दें फटाफट से वीडियो। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थ्रू आउट इंडिया, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन गेट 100% क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपको वीडियोस देखनी है और अपनी तैयारी कर लेनी है। कोई आपको स्टडी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको 100% सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू द यूजीसी, सीटेट, पीटेट, एनवीएस, केवीएस के एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली सारा का सारा जो है प्रोसीजर जो है वो सिक्वेंशली और एक ऑर्डर में चल रहा है। हर एक चीज़ हम आपको करवा रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और कोई आपका कमेंट है, मोटिवेशनल कमेंट है, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ आपको किसी भी वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको प्रॉपर समझ नहीं आई, उसको भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दोबारा रिप्लाई करते हैं। तो कोई भी आपकी है परेशानी, दिक्कत जो है, कोई भी इंक्वायरी है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक करें हमारी हर एक वीडियो को, ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल जो है बढ़ता रहे और हम आपको जितनी देर भी हो सके, ये क्योंकि हमारा लॉकडाउन क्राइसिस चल रहा है, इस क्राइसिस में बहुत ही मुश्किल है आपका बाहर जाके पढ़ाई करना, लेकिन ये चैनल सब्सक्राइब करें, हर एक चीज़ आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो ये हमारा मोटिवेशन लेवल आप बढ़ाने के लिए इस चैनल को शेयर करें और लाइक करें हमारी वीडियोस। तो थैंक यू सो मच फॉर नाउ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है जी। पार्ट 6 लेके आऊँगी, पॉलिसीज़ गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 6 लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड गॉड ब्लेस यू all. Bye bye for now.